So, dear students, good morning, and we are going to discuss today properties of union of sets and properties of intersection of sets. They are very simple properties, and the best way, सबसे अच्छा जो तरीका होता है इन प्रॉपर्टीज को रियलाइज करने का, that is the Venn diagram. And I hope that the Venn diagram, the concept of Venn diagram is clear to you people. So today we will use the properties, we will just see the properties related to union and intersection, और उन properties को जानने के बाद हम लोग problems करेंगे related to the union, intersection and differences of the set. So जो sets के mathematical operations होते हैं उस पे हम लोग देखेंगे, समझेंगे कि set से related questions को कैसे किया जाता है. आइए बेटा. So let us discuss about the sum of the properties. So first property is commutative law. Commutative law, ये आप पढ़ते आ रहे हैं. You all are studying this since your childhood. कि commutative law क्या होता है ना? आप लोग जानते हैं, वेक्टर में भी आपने पढ़ा था commutative law. Vector addition is commutative in nature. तो उसी तरह से sum of the set is also commutative in nature. है ना? अंडर 10th आप लोगों ने पढ़ा एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर कम्यूटेटिव इन नेचर, दैट इज a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए. तो कम्यूटेटिव का मतलब होता है आगे पीछे किसी को भी हम मल्टीप्लाई करें या ऐड करें कोई फर्क नहीं पड़ता है. पहला कौन है दूसरा कौन है इस बात पे फर्क नहीं पड़ता है, तो उसको हम लोग कम्यूटेटिव कहते हैं. वैसे मैथमेटिकल ऑपरेशन को हम कम्यूटेटिव कहते हैं कि वो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है. उसी तरह से सेट का जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है, दैट इज यूनियन ऑफ सेट. यूनियन ऑफ सेट आल्सो फॉलोज द लॉ. यानी कि आप क्या कह सकते हैं कि ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन है, इक्वल टू बी यूनियन ए, है ना. चलो अच्छी बात है. तो ये चीज आप जानते हैं कि दैट दिस इज कम्यूटेटिव इन नेचर. एंड नेक्स्ट इज एसोसिएटिव. अरे यार एक सेकंड, चलो बाद में करेंगे, पहले प्रॉपर्टी लिख लेते हैं, देन वी विल सी द लिंक. सब खत्म हो गया. एसोसिएटिव में 3 हो जाता है. सो सेकंड इज एसोसिएटिव लॉ. Associative law, that is A union B union C equal to A union B union C. किसी का भी आप पहले लो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि A यूनियन B. बात है इसको इधर लिखो इसको उधर लिखो, कोई फर्क नहीं है ना. रिपीट करने की जरूरत नहीं है, just try it, है ना. So that is your associative law. So this is the associative law. So these two are basically you can know. अब जैसे देख लो कोई भी सेट है A यूनियन 5, A यूनियन 5. A यूनियन 5 का मतलब क्या हुआ? 5 मीन्स नल सेट, है ना. यस सर. आएगा, सोचो A यूनियन 5 क्या आएगा बताओ. ए ही आ जाएगा सर. ए आ जाएगा क्योंकि सर 5 में कोई सेट नहीं रहता, वो एम्प्टी सेट है. 5 में कोई एलिमेंट नहीं है, तो इंक्लूड करेंगे डायरेक्ट ए लिख सकते हैं. बिल्कुल, यूनियन में सारे एलिमेंट आते हैं दोनों सेट के. तो 5 में कोई एलिमेंट नहीं है, तो जो भी एलिमेंट आएगा वो सिर्फ ए का होगा, इसका मतलब ए ही आ जाएगा, है ना. चलो बहुत अच्छी बात. तो ये आप जानते हैं ए यूनियन ए, ए यूनियन ए, ए यूनियन ए ही आ जाएगा सर. बात है, इसमें तो कोई बात नहीं है. उसी तरह से ए यूनियन यू, ए यूनियन यू आ जाएगा. यूनिवर्सल सेट, दिस इज यूनिवर्सल सेट. तो बताओ सोचो क्या आएगा ये. यू आ जाएगा सर, क्योंकि ए भी यू में सारा ए भी यू में इंक्लूडेड है और रिपीटेड में एक ही बार लिखते हैं. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना. यानी कि आप देख सकते हैं सारे प्रॉपर्टी को आप देख सकते हैं वेन डायग्राम के हेल्प से. अगर इस प्रॉपर्टी को आप देखोगे तो ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया,
और ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो ए यूनियन बी का मतलब क्या हो गया, वाला पूरा पोर्शन ए और बी आ गया। बी यूनियन ए करेंगे तो पूरा पोर्शन आएगा, कोई फर्क नहीं है। उसी तरह से आप यहां देखो, जैसे कि इसको इधर लिख लेते एक करके, है ना, वेन डायग्राम से आसानी से दिख जाएगा। जैसे ये हो गया ए बी और ये सी, है ना, ये चीज। तो ए यूनियन बी क्या आ जाएगा, ये मान लो ए है, ये बी है, ये सी है, ये वाला आ गया। और ए यूनियन बी के साथ सी का यूनियन लेंगे तो ये भी आ जाएगा, है ना। उसी तरह से आपका बी यूनियन सी ये आ जाएगा, ये दोनों, और उसमें ए जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा, यानी कि सेम ही आना है। सो दैट इज यू कैन ए यूनियन फाई। ए यूनियन फाई का मतलब ए ही सिर्फ रहेगा, है ना। तो ये ए रहा, फाई तो कुछ भी नहीं होता, तो फाई कुछ भी नहीं होता, तो ए यूनियन फाई ए ही आएगा। यूनियन में सबको लेना होता है, तो ए को लेना है और फाई को, फाई मतलब कुछ भी नहीं लेना है, तो ए को लेना है तो ए ही आ जाएगा अगर ये ए है। उसी तरह से ए यूनियन ए भी इसी से आपको दिख जाएगा, सेम होगा। और इस प्रॉपर्टी से आप देखिए ए यूनियन यू, तो ये हो गया आपका यूनिवर्सल सेट और ये हो गया ए। तो ए यूनियन यू यानी कि वो सारे एलिमेंट आएंगे जो यू में है और ए में है, तो ए यू के अंदर ही होता है। इसका मतलब ए यूनियन ई में यू में कौन सा आ जाएगा, ये सारा आ जाएगा, है ना। These are some elementary properties that you can easily understand. So just note them and we will see the properties related to intersection. फिर दोनों कॉमन प्रॉपर्टी भी होती है, इंटरसेक्शन यूनियन, वो भी आएगा, इंटरसेक्शन में डिस्कस कर लेंगे। करो बेटे, प्लीज नोट इट डाउन, है ना। हाँ बोलो बेटा। सर अगर सेट ए में और सेट बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो उसका यूनियन क्या होगा, फाई होगा? नहीं, इंटरसेक्शन फाई होगा। यूनियन में पहले यूनियन के डेफिनेशन में बताइए क्या होता है। यूनियन में वो सारे एलिमेंट आते हैं जो ए में भी है और बी में भी है। यस सर। तो जब सारे आते हैं तो सारा आएगा ना बेटा, तो कॉमन एलिमेंट आता है ना। फाई तो इंटर कॉमन रहेगा तो एक ही बार लिख देंगे। कॉमन, हाँ, जो कॉमन रहेगा वो एक बार लिखाएगा। और बेटा सेट के नोटेशन में एक एलिमेंट को एक ही बार लिखा जाता है, समझे? वो समझ गए सर, लेकिन हम पूछ रहे जैसे एलिमेंट ए और एलिमेट बी में कोई भी एलिमेंट ए और सेट बी, वही सेट ए और सेट बी में कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है तो उसका यूनियन क्या होगा? यूनियन सेट ए प्लस सेट पूरा हो जाएगा। ये सेट ए और सेट बी। यूनियन में बताओ कॉमन एलिमेंट लेते हैं कि सारे एलिमेंट लेते हैं, ये पहले बोलो। सारे कॉमन एलिमेंट लेते हैं, सारे और कॉमन नहीं बेटा जो मैं पूछ रहा हूँ, कॉमन सारे में कॉमन आ ही गया ना, तो कॉमन को दोबारा बोलने की जरूरत क्या है, बोलो। यस हाँ। अगर सोचो आपका मैंने टेस्ट लिया, 100 मार्क्स का टेस्ट लिया और आपसे कि बेटा आपके मार्क्स कितने आए हैं टेस्ट में, आपने मार्क्स आए हैं, है ना। अब मेरा ये सवाल कहा था, अच्छा पहले क्वेश्चन में आपको कितना नंबर मिला, अच्छा बताओ दूसरे क्वेश्चन में कितना नंबर मिला, बोलो। ये क्वेश्चन पूछना सही है? नो सर। जब 100% मार्क्स टोटल आया है तो सब में 100% मिला होगा। हाँ, दूसरा बच्चा है, मैं पूछूं कि बेटा आपके कितने मार्क्स आए हैं, बोलेगा 50 नंबर आए हैं, तब मैं सोचूंगा अच्छा किसमें कहाँ गलती किया जरा देखते हैं, किस क्वेश्चन को पूरा बनाया। मान लो 10 क्वेश्चन मैंने पूछा था, उसने 50 नंबर लाए हैं, मैंने पहले क्वेश्चन में कितना आया, बोला 0, तो मैं समझ गया अच्छा पहला क्वेश्चन उसको नहीं आता है, बिल्कुल नहीं आता है। दूसरा क्वेश्चन में कितना आया, बोला 6 नंबर, तो मैं समझ गया ठीक है थोड़ा बहुत इसको आइडिया है, इसलिए कुछ मार्क्स मिला है, पूरा मार्क्स कहीं गलती कर दिया होगा। समझ में आ रहा है? यस सर। जब 100 मार्क्स आ गया तो ये पूछना कहाँ तक जरूरी है कि अच्छा पहले में कितना नंबर आया, सब में 10-10 नंबर आया होगा अगर सारे क्वेश्चन 10 नंबर के हैं, है ना। तो यूनियन का मतलब क्या होता है, यूनियन का मतलब होता है सारे एलिमेंट को लेना है, सबको कंसीडर करना है, लेकिन इंटरसेक्शन फाई हो जाएगा, ठीक है। कॉमन है तो भी, कॉमन नहीं है तो भी सारे एलिमेंट सेट और बी के आएंगे। कॉमन अगर है तो एक बार आएगा, है ना। तो ये बताओ कि अगर इस केस में यूनियन क्या होगा, बोलो
बोलो दे। सेट ए प्लस सेट बी सर, दोनों हो जाएंगे। सेट ए प्लस सेट बी का टोटल आ जाएगा, यानी कि यूनियन में कितने एलिमेंट होंगे? मान लो ये 1 2 3 है और ये 4 5, तो बताओ ये ए हो गया और ये बी हो गया, तो यूनियन क्या आएगा? ए यूनियन बी क्या 1 आएगा? 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 सारा आ जाएगा। अब एम्प्टी सेट क्या होगा? एम्प्टी कौन होगा बोलो? इंटरसेक्ट सर जी 5 होगा। इंटरसेक्शन एम्प्टी होगा, क्योंकि ये इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहा है ना? 5 हो Yes, जाएगा। बिल्कुल। चलिए देखिए, इंटरसेक्शन जो होगा वो 5 हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए। ये नोट हो गया बेटा? यस सर। सर 1 मिनट बस। जल्दी से। सर एक्चुअली एक कल ही हम मिनट, लिख लिए थे सर। हाँ बेटा, सर एक्चुअली कल एक्सरसाइज 1.4 कर रहे तभी सब लिख लिए थे दोनों का सर प्रॉपर। ये मुझे सब पता है। लिख पढ़ चुके हैं, कर चुके हैं ना? ये एक सब बार पढ़े थे एनसीईआरटी से। हाँ 2 मिनट लगेगा, रिवाइज करा देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं ना। एक्सरसाइज 1.4 सारा कर लिए हो? यस सर। हाँ सर पूरा हो गया। अच्छा, तब तो कोई इशू ही नहीं है, हो गया है ना? सर, पूरा हो गया। चलो 2 मिनट में इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी देख करके और आगे बताते हैं आपको। आगे वाला चीज फिर इंपॉर्टेंट है। आपने एक्सरसाइज 1.4 हो? सुजल 1.4 हो गया? ये 1.4 नहीं किया था। अच्छा, आज अभी कर लेना, ठीक है? आज कर लेना, है ना? आज खत्म कर लेना। 1.4 भी 1.5 तक आज हो जाएगा बेसिकली, तो आज खत्म कर लेना, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, है ना? नेक्स्ट क्लास में फिर एनसीईआरटी से आगे बढ़ जाएंगे। वैसे एनसीईआरटी में सब कुछ दिया हुआ है, बट और भी क्वेश्चंस आप लोग को भेजूंगा मैं, आज के क्लास के बाद भेजता हूं, बना पाओगे बहुत सारे। चलो, तो उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन देखो। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स देखिए। तो इसमें आपका जैसा है कॉम्पिटिटिव यहां भी होता है। पहला कॉम्पिटिटिव होगा, दैट इज A इंटरसेक्शन B इक्वल टू B इंटरसेक्शन A। दूसरा आपका आ गया जो है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव में आपका आ जाएगा A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इक्वल टू A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तीसरा नंबर देखिए, सो तीसरा नंबर में आपका आ जाएगा फाइव इंटरसेक्शन A, है ना? फाइव इंटरसेक्शन A। तो फाइव इंटरसेक्शन A क्या हो जाएगा बताओ? यही होगा सर, A हो ये कुछ जाएगा। भी नहीं। A होगा? कुछ भी कैसे नहीं होगा? ना A होगा ना कुछ भी नहीं होगा, फाइव होगा, है ना? उसका नाम होगा फाइव, क्योंकि कुछ भी नहीं है ना। जहां तक आपने कहा, अगर आपके लैंग्वेज में बात करें कुछ भी नहीं, तो कुछ भी नहीं के साथ इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं ही आएगा, यानी कि फाइव आएगा, है ना? उसका नाम बोलिए फाइव, है ना बेटा? उसके बाद चौथा नंबर पे ए इंटरसेक्शन यू, यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन, तो ए आ जाएगा, है ना? यू में होता है, तो जो ए में है वही आएगा सिर्फ। उसके बाद लास्ट में है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ये क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूटिव, अच्छा उससे पहले ये भी लिख लो, ए इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन ए विल बी ए एंड देन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है। हाँ बोलो। लॉ ऑफ ये आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी का बेटा आपका सीधी सी बात है कि ए इंटरसेक्शन यू है ना आपका, है ना? तो ए इंटरसेक्शन ए है, जैसे ए इंटरसेक्शन देंगे उसमें क्या हो जाएगा बताइए? तो ए इंटरसेक्शन ए में आपका ए आ जाता है ना? यस सर। तो ए इंटरसेक्शन ए में आ जाता है ए, तो इसको हम
आखिर ए का किसके साथ इंटरसेक्शन ले कि वापस से वही आ जाए, यूनियन ले तो ए के साथ, तो आइडेंटिटी लॉ कह सकते हैं इसको, क्या कहते हैं सेट के टर्म्स में, उसको कुछ और नाम दिए। हाँ, 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 आइडेंटिटी लॉ है ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, नाम पे मैं ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूं, है ना, ये चीज है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है नेक्स्ट वन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव ये है आपका, तो इसमें भी दो तरह का आपका यूनियन पे भी और इंटरसेक्शन पे भी, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन ऐसे रहेगा, बी यूनियन, हाँ, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, है ना, यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। इसको लिख लो, इसको नोट कर लो, है ना। और इसी का उल्टा भी हो जाएगा, इसी का उल्टा भी हो जाएगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। 7th नंबर पे लिख लीजिए उसको, 7th नंबर पे लिख लीजिए, डिस्ट्रीब्यूटिव का ही, डिस्ट्रीब्यूटिव में पहला नंबर हो गया ये ए, डिस्ट्रीब्यूटिव का ए लिख लो और डिस्ट्रीब्यूटिव का ही बी लिख लो, 7th नहीं 6th में ही लिख लो, ठीक है। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन, देखो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, जैसे करते हैं ना मल्टीप्लाई जैसा, उसी तरह से। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ये चीज नोट कर लीजिए इसको, ए यूनियन सी। तो ए और बी करके नोट कर लेना दोनों, ठीक है, यहां तक कर लेना। अरे एक बारी वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का एग्जांपल देना। एग्जाम्पल नहीं होता बेटा, ये तो लॉ है, लॉ का एग्जाम्पल नहीं होता, उसके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अब ये बोलो बी के होल स्क्वायर का एग्जाम्पल देना, है ना, एग्जाम्पल थोड़ी देंगे इसका, बोलो टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा का देना, बताओ इसका एग्जाम्पल होगा बेटा, बोलो। हाँ, इसका हम वेन डायग्राम से एनालिसिस कर सकते हैं, बताओ। ये तो हर जगह ट्रू होता है, ये तो लॉ है ना, तो लॉ है तो हर जगह ट्रू है। ओके, एग्जाम्पल हम वहां देते हैं जहां पे कहीं होता है कहीं नहीं होता है, हाँ, उस पर क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना। बताओ ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसमें ए और बी कुछ भी रखो हर जगह ट्रू होगा। उसी से आप ए और बी कोई भी सेट ले और सी कोई भी सेट ले, हर जगह ये ट्रू होगा, समझा सुजल, बोलो। यस सर। है ना बेटा, जैसे यहाँ पे देखो ना, इसमें एग्जाम्पल में आप क्या करेंगे, ए को 2 ले लो बी को 3 ले लो, तो आपको ऐसे दिखाते हैं टीचर की 2 + 3 5 होता है, तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो यहाँ पर भी आप करोगे फॉर्मूला रखोगे तो 25 आएगा, है ना। लेकिन वो सबके जगह आएगा, सबके लिए आएगा, तो यहाँ भी सबके लिए आएगा, लॉ है, इसको हम वेन डायग्राम से देख सकते हैं, है ना, वेन डायग्राम के हेल्प से हम इसको, सो दिस इज लॉ, ठीक है। लॉ के बाद आप इस पे क्वेश्चन करेंगे। इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर वी विल, इसको मैं आपको दिखाऊंगा, है ना, वेन डायग्राम के हेल्प से 6th प्रॉपर्टी को समझाऊंगा, और उसके बाद ताकि आपको समझ में आए कि वेन डायग्राम को यूज कैसे करते हैं, है ना, वेन डायग्राम को यूज करने का तरीका समझ में आएगा ना, तो मैं इसको आपको दिखाऊंगा विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम कैसे ये आता है।
नोट हो गया बच्चों? हाँ बोलो। एक बार यू यूनियन ए का वेन डायग्राम बनाइए तो। किसका बेटा? यू यूनियन ए। यू यूनियन ए का, तो वो तो पूरा यू बन जाएगा। हाँ, ये रहा यू। मतलब यू को पूरा सेट करना है ना? हाँ, यू को पूरा सेट करेंगे। हाँ, ये रहा ए। तो यूनियन ए की बात करेंगे तो यू में जितने एलिमेंट है, ए में जितने एलिमेंट है, सब आएगा। तो यू में जितने एलिमेंट है पहले उसको सेट करो, तो यू में जितने एलिमेंट है वो सारा ही आ जाएगा, तो ए भी आ गया, है ना? यूनियन में तो सारे एलिमेंट लेते हैं ना, तो पूरा यू आ जाएगा यू यूनियन ए में। यू इंटरसेक्शन, तो ये क्या हो गया? यू यूनियन ए हो गया। और अगर मैं ये डायग्राम देखता हूं तो इंटरसेक्शन में सिर्फ कॉमन लेते हैं, तो ये यू हो गया और ये ए हो गया। ए अगर मैं अगर कॉमन एलिमेंट कौन सा है, तो कॉमन सिर्फ ए वाला है। ए वाला। इसके बाहर वाला ए और यू में कॉमन नहीं है, यानी कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस रिप्रेजेंटिंग यू इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन यू। कुछ भी कह लो, कॉम्यूटेटिव होता ही है। हाँ बोलो। ए यूनियन ए बनाएंगे तो उसमें डायरेक्ट ए एक बना देने से चलेगा ना? हाँ बिल्कुल चलेगा। ए यूनियन ए में यही बनाएंगे। ए को तो एक ही तरह से ना रिप्रेजेंट होगा। हाँ सर। बेटा ए तो ए ही ना है, उसको दो बार तो नहीं रिप्रेजेंट, उसको हाँ, ए यूनियन ए को एक ही बार में दिखा देंगे, सीधे ए से दिखा देंगे, हो गया। और कुछ करना ही नहीं है उसमें। चलो हो गया यहां तक? हो गया? बताइए। हो गया सर। ओके, दैट्स नाइस। चलो ठीक, मैं थोड़ा सा ये लास्ट वाले दो जो है उसको वेन डायग्राम से दिखाता हूं। है ना, बाकी सब रब कर देते हैं, ये लास्ट वाला छोड़ देते हैं और इनको वेन डायग्राम के हेल्प से समझते हैं। ध्यान से देखना। ए बी सी तीनों बनाओ। पहले तो ब्रैकेट को करेंगे ना बॉड मास के हिसाब से। ब्रैकेट करेंगे, ब्रैकेट सबसे पहले होता है, फिर यूनियन करके फिर इंटरसेक्शन करोगे। तो यहां देखिएगा, ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया, ये सेट सी हो गया। ये मान लो ए, ये मान लो सी, ये मान लो सी। अब ध्यान से देखना, एक मिनट, मार्कर कहाँ रखा? हाँ, सबसे पहले हम किसको रिप्रेजेंट करेंगे? सबसे पहले एलएचएस को देख रहे हैं। एलएचएस के लिए अलग बनाएंगे, आरएचएस के लिए अलग बनाएंगे, और आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले बी यूनियन सी देखो, ध्यान से देखो। तो बी यूनियन सी कौन सा होगा? बी यूनियन सी ये पूरा होगा, बताओ। बी और सी वाला होगा ना? यस सर। ध्यान से देखो, थोड़ा एकदम सावधानी रखना है, में गलत हो जाएगा। ये हो गया बी यूनियन सी। अब बी यूनियन सी किसके साथ लेना है बताइए? ए के साथ। ए के साथ, यानी कि बी यूनियन सी और ए में जो होगा बस वो आएगा। तो बी यूनियन सी और ए में जो कॉमन होगा पार्ट आ जाएगा। तो बीच वाला फूल जैसा पार्ट। हाँ, फूल जैसा पार्ट जो है ना, बिल्कुल ये फूल आ जाएगा, है ना? बिल्कुल सर सही। आपका आवाज नहीं आ रहा है। अच्छा मैं देखता हूँ, एक मिनट देखता हूँ। हाँ हाँ देख रहा हूँ। ठीक तो आ रहा है मोहित? मेरे को भी आ रहा है ठीक। देव तुम्हारा ही प्रॉब्लम है शायद नेटवर्क में, चेक कर एक बार। चलो कब आ जा रहा है सर? पॉज हो गया है। हाँ बोलो देव, अब जा रहा है आवाज? हाँ सर। तो मैंने दिखाया कि पहले हमने किया बी यूनियन सी,
तो बी यूनियन सी ये वाला और ये वाला पूरा आ गया। अब उसका ए के साथ इंटरसेक्शन लेना है तो बस ये वाला पार्ट आएगा आपका, तो ये वाला पार्ट आएगा जो क्रॉस्ड शेडेड है यस ना, तो ये वाला पार्ट आएगा। ये आया ना, तो ये आपका क्या रिप्रेजेंट हो गया, ये LHS हो गया। अब RHS करते हैं, तो RHS को रिप्रेजेंट करते हैं तो फिर से एक बार वेन डायग्राम बनाते हैं। तो ये A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया, इस तरीके से। तो सेम डायग्राम है। अब हमें ये देखना है A इंटरसेक्शन B। बताओ मेरा बेटा A इंटरसेक्शन B क्या आएगा, A इंटरसेक्शन B क्या आएगा मेरा बच्चा, बोलो। कॉमन पार्ट A और सर B का वो कॉमन बीच पार्ट, वाला पार्ट, हाँ यस ये सर। वाला पार्ट आएगा, A इंटरसेक्शन B आ गया। अब हमें क्या देखना है यूनियन बाद में करेंगे, पहले ब्रैकेट वाला कर ले, A इंटरसेक्शन C। तो A इंटरसेक्शन C ये वाला पार्ट आएगा, ब्लैक शेड मैंने किया है, यस सर। ये आएगा, ठीक है। A इंटरसेक्शन C आ गया। अब हमें A इंटरसेक्शन B और A इंटरसेक्शन C का यूनियन लेना है, यानी कि दोनों शेडेड पोर्शन का यूनियन लेना है। कौन सा पार्ट आएगा, ये आएगा, बताओ। ये वाला पार्ट आ जाएगा, बोलो बेटा, आ जाएगा। यस सर, हाँ सर। तो ये वाला पार्ट आ जाएगा, है ना। यहां भी अगर हम देखें तो यहां भी कौन सा पार्ट आया, यहां भी यही वाला पार्ट आया, यही वाला पार्ट आया ना, और यहां भी यही यस वाला पार्ट आया। ये सर दोनों को ऐड कर दें। दोनों दोनों को क्यों है, दोनों तो सेम हो गया ना, दोनों LHS RHS इक्वेट किया ना। हाँ ये सर। RHS हो गया, आप क्या ऐड करते हैं, है ना। ये LHS हो गया, ये RHS हो गया, आप देख सकते हैं दोनों कॉमन है ना। यानी ये वाला जो शेडेड पोर्शन है वही आया है। इज दैट क्लियर, देखिए हाँ सर, वेरीफाइड हो गया। वेरीफाइड हो गया। बस ऐसी वेन डायग्राम से वेरीफाई करना है ना। चलिए, वेन डायग्राम इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग टूल सॉल्व द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सेट थ्योरी। तो वेन डायग्राम बनाना अच्छे से आना चाहिए। चलो, इसी तरह से आप दूसरे वाले को, इसको भी वेरीफाई कर सकते हैं ना। हाँ सर, एक खुद बोलो, से कर लेंगे। खुद से करना, कोई दिक्कत हो तो बताना मुझे। चलो ओके, तो आगे बढ़े। तो ये बताओ एक्सरसाइज में, चलो एक दो क्वेश्चन में देखता हूं, ठीक है, बन जाएगा आप लोगों से सारा। एक क्वेश्चन मैं देता हूं, आप लोग करके मुझे बताओ क्या आंसर आएगा। चलो मैं क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा पूछता हूँ, आप लोग करके देना। 1.4 का सर। हाँ 1.4 का, मैं उसमें से कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, आप लोग करना। सो क्वेश्चन नंबर में देखो क्या है।
if set A equal to 3, 5, 7, 9, 11, set B equal to 7, 9, 10, set C equal to 11, 13, 15, and set D equal to 15, 17. फाइंड बहुत ही आसान है, कुछ है नहीं सेट में, ये सर हो गया। है ना, सबसे हो जाएगा। मैं कुछ दे रहा हूं इसमें से 2-3 करो आप। अब मैं इसी सीक्वेंस में नहीं दे रहा हूं जो इसमें दिया हुआ है, मैं अलग दे रहा हूं। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इसको करो। दूसरा नंबर पे आप करो, या मैं वही लिख देता हूं जो इसमें है। इसमें 6th नंबर है ना। 6th के बाद आप करिए 9th नंबर। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बस ये 3 आप लोग करो। ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इसको करिए। ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, है ना बेटा। चलो इसको आप लोग करो तो जल्दी से, इस क्वेश्चन को करो, फिर 7 नंबर देखेंगे, है ना। एक और क्वेश्चन करके फिर आगे बढ़ जाएंगे। आप बोलो बेटा। वो ए के वो पहला एलिमेंट क्या लिख रखा है? 3 लिख रखा है, मैं सही से लिख देता हूँ। चलो, और सब दिख रहा है? यस सर। हाँ चलो ठीक है, 3 लिखा था बेटा। 3, 5, 7, 9, 11, 7, 9, 11, 13, 11, 13, 15, 15, 17। ठीक है, कर लो। और कोई दिक्कत लगे तो पूछ लो, कहीं पे दिखे ना तो। पहला एलिमेंट यहाँ लिखा है हमने। पहले जो ब्रैकेट में है उसको निकाल लो, बी, जैसे यहाँ बी यूनियन सी पे निकाल लो, फिर ए के साथ इंटरसेक्शन लो, है ना। लॉ लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ। यहाँ इंटरसेक्शन बी निकाल लो, बी यूनियन सी निकाल लो, फिर दोनों का इंटरसेक्शन अलग अलग करके करो, आ जाएगा आंसर। हो गया सर। हो गया, सबका हो गया बेटा। जल्दी जल्दी हाथ चलाइए, हो जाएगा। काम बताओ।
सबका हो गया बेटा? यस सर। ओके डॉक्टर। इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट देखिए, कॉम्प्लीमेंट सर। बेटा कॉम्प्लीमेंट हम पढ़ा देंगे, एक क्वेश्चन और कर लो, मैं ये देख लूं ये कर पा। 7 नंबर कर लिया है? यस सर, 7th भी हो गया। चलो ठीक है फिर सुजल आप भी कर ये लेना कौन सा है ना। एक्सरसाइज का? 1.4 हाँ सर हो कर गया चुके पूरा। हो ना? चलो ठीक है, आगे बताते हैं, है पूरा ना? हाँ आगे बताते, इसमें है कुछ नहीं। आप भी जो है बेटा सुजल इसको कर लीजिएगा, जल्दी से जल्दी कंप्लीट करिए। हाँ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि होल का अगर हम एक पार्ट ले रहे हो, होल होल मतलब कंप्लीट, कंप्लीट का अगर एक पार्ट कंसीडर कर रहे हैं तो उस पार्ट का कंप्लीट कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? बचा हुआ पार्ट हो जाएगा, है ना? कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरक, पूरक मतलब जो उसको पूरा कर दे, है ना, कंप्लीट कर दे। तो जैसे कि मान लो पर मैं लेता हूं ऑड नंबर, n हो गया नेचुरल नंबर, तो अगर नेचुरल नंबर सेट है वो यूनिवर्सल सेट है, और E इज द सेट ऑफ इवन नंबर, सेट ऑफ इवन नंबर। तो ये बताइए कि इवन नंबर, नेचुरल नंबर किन से बना हुआ है? नेचुरल नंबर जो वो दो चीजों से बना हुआ है, ऑड ऑड इवन। नंबर से और इवन नंबर से। तो O रिप्रेजेंट कर रहा है सेट ऑफ ऑड नंबर और E रिप्रेजेंट कर रहा है सेट ऑफ इवन नंबर। तो अगर मैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ E, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ E दैट इज E बार और है ना, कॉम्प्लीमेंट ऑफ E को दोनों तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑड हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट E रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल E बार और E डैश, तो दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ऑड हो जाएगा, ऑड नंबर। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लीमेंट आपका क्या है? कॉम्प्लीमेंट जो है पूरे सेट को कंप्लीट करता है, कंप्लीट कर देता है ना? यानी कि जो ई में है वो ई कॉम्प्लीमेंट में रहेगा, जो ई में है वो ई कॉम्प्लीमेंट में नहीं रहेगा। चलिए पहले इसको डिफाइन कर ले, डिफाइन से आप ज्यादा समझेंगे। ए इज अ सेट belonging to the universal set U। मतलब मैं क्या कह रहा हूं कि A इज अ सबसेट ऑफ U। A अगर कोई सेट है वो यूनिवर्सल सेट U का सबसेट है। देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ set A is given by
इज गिवन बाय ए कॉम्प्लीमेंट कहो या ऐसे डैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज इक्वल टू यू माइनस ए, यानी कि ए के कॉम्प्लीमेंट में वो सारे एलिमेंट होंगे जो कि ए में नहीं है ना, पर यूनिवर्सल सेट में है। मतलब यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट आपके कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे एक्सेप्ट जो इन द ए, है ना, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट। ओके, इसी तरह से कॉम्प्लीमेंट को डिफाइन किया जाता है। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब समझ में आ गया। सो कॉम्प्लीमेंट, हाँ बोलो बेटा। सर ए डैश कॉम्प्लीमेंट का सिंबल हो जाएगा क्या? क्या सेट का नाम कुछ भी हो, नाम कह लो, सिंबल कह लो। ए आपका नाम हुआ ना, एक सेट है जिसका नाम ए हुआ, उस कॉम्प्लीमेंट सेट को आप कैसे डिनोट करते हैं? उसका नाम लिखते हैं ए बार या ए डैश, है ना, नाम कह लो, सिंबल। आपने ई वाले के साथ भी ए डैश लगाया ना? नहीं सॉरी, ई डैश गलती से लगा दिया, है ना, ई डैश लगाएंगे। सर इन्हें ई नॉट भी बोलते हैं ना? ई नॉट भी यूज करता होगा, मुझे तो नहीं दिखा कहीं, है ना। ये दो सिंबल आप इसको यूज करो, है ना। नो सर, ए डैश कोई ए नॉट बोलते हैं, कोई बेटा होता होगा, सिंबल का क्या है, सिंबल कोई भी कुछ भी यूज, है ना। चल, दो सिंबल कम जो है आपके कॉमन है, इसको, है ना। नोट कर इसको। ए नॉट सिंबल मुझे नहीं दिखा, आपको कहां दिख गया? ये तो नहीं कह रहे हो, ऐसे तो नहीं कह रहे हो? सर वो सिंबल नहीं, जैसे ए डैश लिखा है ना, हाँ, ए डैश कोई ए नॉट बोलते हैं। ऐसे नहीं, वही डैश ही लगाना है। नहीं, नॉट नहीं कहते, ए डैश ही है वो। हाँ अच्छा, ए नॉट ये कह रहे हो, समझा मैं क्या कह रहा हूं, ए नॉट, हाँ ये नॉट, मैं वो नॉट मतलब ये समझ रहा था ना, सिंबल जो होता है। चलो हाँ, ये कहते हैं नॉट ए, यानी कि नॉट ए या ए नॉट, ए नोटी नॉट, नॉट मतलब नहीं, हाँ ये कहते हैं। हाँ यही था सर। हाँ नॉट, ए नोटी नॉट मतलब नहीं, नहीं नो वाला नॉट। चलो ठीक है, वही मैं कहा सिंबल में क्या है, ए नॉट, है ना, इसको भी पढ़ते हैं बिल्कुल, या नॉट ए। नॉट ए मतलब ए नहीं लेना है, ए को नहीं लेना है, हाँ, ए के अलावा जो है not सबको A। लेना है। हाँ हाँ, नॉट ए नॉट, वही नॉट ए जनरली कहते हैं, ए नॉट नहीं, नॉट ए, है ना। इसलिए मैं कंफ्यूज हो रहा था, ए नॉट क्या बोल रहे हो, है ना, क्या पढ़ा जाता है, नॉट ए। यहां तक नोट कर लिया, यानी कि आप कह सकते हैं देयरफॉर ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू नॉट ए, ए, है ना, नॉट ए, नॉट ए मतलब नहीं लेना है, ए के अलावा सब लेना है, ए को नहीं लेना है, तो इसको क्या कहेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट कहेंगे, है ना। चलो इसको नोट कर लो, नॉट ए बोलते हैं बेटा, ए नॉट नहीं, है ना। वही मैं सोचा, ये ए नॉट सिंबल तो ये हुआ ना, तो ए नॉट ऐसे नहीं लिखते हैं। हो गया। सर वो ई नॉट मतलब ई सॉरी ई बार या ई डैश जीरो लिखे कि ओ लिखे हैं? ओ ऑड नंबर, ऑड नंबर। अच्छा ठीक है सर, है ना, दैट इज सेट ऑफ ऑड नंबर, ठीक है, सेट ऑफ ऑड नंबर। बेटा यहाँ लिया है ना कि नेचुरल नंबर जो होगा ऑड और इवन नंबर का हो जाएगा। मतलब सर जिसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे उसको यूनिवर्सल सेट से घटा देंगे। हाँ हटा बिल्कुल, हटा देंगे मतलब वही हुआ,
मतलब दिमाग में रखना है, हटा देंगे घटा देंगे कि यहाँ मतलब रिमूव कर देंगे, मतलब नॉट ए को छोड़कर बाकी ए में जितने एलिमेंट है उसको छोड़ के, तो वो कंप्लीट कहला जाता है। ठीक है, समझा इसको? तो u माइनस ए बेसिकली आप याद रखिए कि u माइनस ए है। अब प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कॉम्प्लीमेंट के, देन वी क्वेश्चंस। यहाँ पे डी मॉर्गन थ्योरम भी आपका आएगा। नोट कर लिया बेटा? बताओ। Yes, सुजल, सुजल आपका नोट हुआ? यस सर। समझ गया इसको? सर चलिए देव, आपने कर लिया बेटा? यस सर। चलिए अब देखो थ्योरम आता है विच इज कॉल्ड डी मॉर्गन थ्योरम, बड़ा अच्छा है। डी मॉर्गन थ्योरम क्या कहता है, इसको अच्छे से याद कर लेना है। मैं कभी भी पूछूंगा कि अगला जो आपका टेस्ट होने वाला है फॉर्मूला पे बेस्ड पूरा टेस्ट होगा। डी मॉर्गन थ्योरम, मॉर्गन्स थ्योरम, ये डी मॉर्गन थ्योरम बहुत जगह आता है, अलग अलग फॉर्मेट में आता है ना। देखो डी मॉर्गन थ्योरम क्या कहता है की बात करता है कि अगर हम किसी दो सेट, ध्यान से सुनिएगा, किसी दो सेट के यूनियन का कॉम्प्लीमेंट लेंगे, तो यूनियन का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो उनके इंटरसेक्शन के कॉम्प्लीमेंट के बराबर, सॉरी दो सेट के यूनियन का कॉम्प्लीमेंट लेंगे, सो दैट विल बी इक्वल टू द इंटरसेक्शन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट। कहने का क्या मतलब है, डी मॉर्गन थ्योरम ये कहता है, मतलब पहले लिख लो, इसमें मैथमेटिकल लिख लो, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होगा दैट विल बी ए कॉम्प्लीमेंट। मैं इसको अपने तरीके से लिखाऊंगा, पहले तो बुक के तरीके से लिखा दूंगा फिर अपने तरीके से लिखाऊंगा। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब इसका बहुत तरीका होता है बेटा, है ना, यानी कि इसी को ऐसे भी लिख सकते हो, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ऐसे है ना, पूरे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो एक तो ये हो गया। अब दूसरा क्या कहता है, इसी का उल्टा, कि अगर ए इंटरसेक्शन बी है तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है। वेन डायग्राम से ये भी प्रूफ हो जाएगा, हम लोग करके देखेंगे, है ना। पहले थ्योरम के अलग अलग फॉर्मेट लिख लेते हैं, उसके बाद बताऊंगा मैं वेन डायग्राम से इनका प्रूफ। तो ये हो जाएगा, ये दोनों एक ही चीज हुआ, अलग अलग तरीके से नोटेशन हुआ, डैश वाला नोटेशन, बार वाला नोटेशन। तो ये हो जाएगा आपका ए कॉम्प्लीमेंट, एक डैश वाले में डैश ही जैसा लिखे, इंटरसेक्शन बन जाएगा यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, और ऐसे भी लिख सकते हैं बार वाले नोटेशन में, ए इंटरसेक्शन बी का बार, सो दैट इज ए बार यूनियन बी बार, ए बार यूनियन बी बार। समझा? चलो नोट कर लो इसको। नोट कर लो बेटा, फिर इसको मैं अपने लैंग्वेज में लिखाऊंगा। जब फॉर्मूला याद रखना है इसको, बहुत ही स्ट्रॉन्ग टूल है ये। डी मॉर्गन थ्योरम इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैथमेटिकल टूल टू सॉल्व द सेट थ्योरी, प्रॉब्लम्स ऑफ सेट थ्योरी। सारे क्वेश्चंस डी मॉर्गन थ्योरम के बेसिस पे ही होते हैं।
नोट कर लिया? हो गया बेटा? यस सर। यस सर, हो गया। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इन दोनों का एक ही चीज है लिखा हुआ। इसका मतलब हुआ आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट्स is equal to the union, union है तो यहाँ इंटरसेक्शन बचेगा, इक्वल टू द इंटरसेक्शन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्स, इंटरसेक्शन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्स। मैं अपने तरीके से लिखाऊंगा, है ना, जो आपको बहुत ही आसान तरीके से हर एक क्वेश्चन को करने में हेल्प करेगा। ठीक है, ये क्या कह रहा है? ये छोटा सा बात का है, मैं इसको डिटेल में इसका क्या मतलब है वो बताऊंगा। ये क्या कह रहा है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स is equal to the union of their complements। समझो, मतलब समझो। यहां हमने क्या किया? पहले इंटरसेक्शन लिया ना, इंटरसेक्शन सेक्शन का कॉम्प्लीमेंट लिया, तो वही क्या कह रहा है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। तो इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट का कॉम्प्लीमेंट जो है that is equal to कॉम्प्लीमेंट, यूनियन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्स, मतलब सेट के कॉम्प्लीमेंट। उसी तरह से यहां कह रहा है द कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट। इज दैट क्लियर? बताइए, ये बात क्लियर है बेटा? बोलो। हाँ, दिमाग में बैठा लो इसको। अब मैं अपने तरीके से थ्योरम लिखाता हूं पूरे डिटेल में। यहां पे बेसिक सी बात हो गई, मैं डिटेल में लिखाता हूं इसको। डी मॉर्गन थ्योरम लिख लो, और मैं एग्जांपल भी दिखाऊंगा इसका, डिटेल एप्लीकेशन, और फिर इसको प्रूफ कर लेंगे। स्टेट्स दैट द expression of sets थोड़ा सा छूट गया, एक सेकंड दिया, एक वर्ड है ना, states that when we take the complement of any expression vertical expression मतलब of sets, then क्या होगा? यूनियन बिकम्स इंटरसेक्शन। शॉर्ट में, वर्ड में क्या लिखेंगे? शॉर्ट में ही लिख लो, इंटरसेक्शन यूनियन। एक सेकेंड, हाँ बोलो। सर वो केमिस्ट्री का लेक्चर भेज दीजिए सर, मैं छूट गया था देखे। हाँ, मैं भेज दूंगा, एक्चुअली भेज दूंगा अभी उसी के लिए लैपटॉप ऑन करके मैंने रखा है, मैं उसको कर रहा हूँ, है ना, भेजूंगा, आज भेज दूंगा। यस सर। ठीक है बेटा, भेज दूंगा, है ना, मैं जल्दी भेज देता हूँ ताकि थोड़ा आप लोग लास्ट का पार को मैं उसको डाउनलोड पे लगा ही दूं। आज बोर्ड्स मॉडल पढ़ाइएगा? हाँ, बोर्ड्स मॉडल से थोड़ा पहले रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट तक हो जाएगा आज। बोर्ड्स मॉडल शायद शुरू हो जाए आज, थोड़ा
फटाफट चलेगा क्योंकि अब आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन समझ में आता है। कैनल रे एक्सपेरिमेंट है, कैनल रे एक्सपेरिमेंट 5-10 मिनट में खत्म करेंगे। फिर जे थॉमसन मॉडल कुछ है नहीं, बिल्कुल छोटा सा चीज है ना। फिर ये रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट और फिर बोर्स मॉडल आएगा। तो माइट बी नेक्स्ट क्लास में बोर्स मॉडल आपका होगा, है ना। ओके सर। De Morgan theorem states that when we take the complement of any expression of sets, then है ना you become मतलब सॉरी यू नहीं, यूनियन becomes intersection, intersection becomes unions, है ना। उसके बाद complemented uncomplimented set gets complemented and complemented sets gets uncomplimented, यहीं पे लिख लो। एंड कॉम्प्लीमेंटेड सेट गेट्स अनकॉम्प्लीमेंटेड, करो इसको। यहां भी देखो, मैं अभी ऊपर में जो किया उससे समझाता हूं, फिर इसको आप वाइड स्केल पे यूज कर सकते हैं। इसका एप्लीकेशन बहुत ही वाइड स्प्रेड है। देखो डी मॉर्गन थ्योरम स्टेट्स दैट, ध्यान दीजिएगा, डी मॉर्गन थ्योरम स्टेट्स दैट व्हेन वी टेक द कॉम्प्लीमेंट ऑफ, जब हम कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, है ना, व्हेन वी टेक द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनी एक्सप्रेशन ऑफ सेट्स या एक्सप्रेशन ऑन सेट्स कह लो, है ना, या सेट्स, ठीक है, वर्ड में क्या है, देन यू बिकम, यूनियन बिकम इंटरसेक्शन। यहां देखो, जब हमने कॉम्प्लीमेंट लिया, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लिया, तो यूनियन क्या बन गया, यूनियन बन गया इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन बिकम्स यूनियन। देखिए ध्यान दीजिए, इंटरसेक्शन बिकम्स यूनियन। यहां देखो मेरा बेटा, जब मैंने ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लिया, तो जो ये इंटरसेक्शन है वो क्या बन गया, यूनियन बन गया। तो यूनियन बिकम इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन बिकम्स यूनियन। आगे क्या कह रहा है ना, सेट गेट कॉम्प्लीमेंटेड। जैसे यहां देखो, आपने जिसका किसका कॉम्प्लीमेंट लिया है, यहां आपने यहां कॉम्प्लीमेंट लिया है ए यूनियन बी का। तो ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट लिया है, तो ये बताओ ए यूनियन पे ए कॉम्प्लीमेंटेड वेरिएबल है या अनकॉम्प्लीमेंटेड है, अनकॉम्प्लीमेंटेड सेट। अनकॉम्प्लीमेंटेड मतलब जिसका कॉम्प्लीमेंट नहीं लिया गया है। उसी तरह से बी भी अनकॉम्प्लीमेंटेड सेट है। तो क्या मैंने लिखा है कि अनकॉम्प्लीमेंटेड सेट गेट्स कॉम्प्लीमेंटेड। तो अनकॉम्प्लीमेंटेड ए और बी क्या था, अनकॉम्प्लीमेंटेड था, तो यहां हो गया ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, दिख रहा है ना, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंटेड का कॉम्प्लीमेंटेड हो गया, और कॉम्प्लीमेंटेड अनकॉम्प्लीमेंटेड। उसका एग्जांपल यहां नहीं है, अभी दिखाते हैं, है ना, उसका एग्जांपल यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। तो अनकॉम्प्लीमेंटेड हो गया कॉम्प्लीमेंट, और कॉम्प्लीमेंटेड होगा तो वो अनकॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। चलो इसको नोट कर लिया, बताओ। सर होल का कॉम्प्लीमेंट पर्टिकुलर दोनों में बढ़ जाता है। हाँ बच जाता है, अभी मैं बता रहा हूँ। कुछ रूल्स लिखाने के बाद आपको चीजें मैं प्रूव कराता हूँ, पहले करो, तो ये है ना। 3-4 सेट पे भी हो जाता है, ये सिर्फ 2 सेट के लिए? हाँ बहुत सारे सेट पे भी हो जाता है, वही तो अभी कराएंगे बेटा। मैंने क्या बताया कि ये बहुत ही बेसिक फॉर्म में लिखा हुआ है डी मॉर्गन थ्योरम, ये जनरल फॉर्म हुआ। अब ये 3-4 सेट होगा, गंदा से गंदा सेट का एक्सप्रेशन होगा वहां भी लगेगा, है ना, वही मैं सिखाऊंगा। पहले प्रॉपर्टी लिख लेते हैं, फिर करते हैं उसको, है ना। चलिए, बिल्कुल सही बात है। हाँ बोलो। जैसे वहां पे फर्स्ट वाला जैसे है ए मतलब क्या बोलते हैं उसको, ए कॉम्प्लीमेंट
इंटरसेप्शन ए बी कॉम्प्लीमेंट, तो जो हाँ, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट कैसे लाएंगे उसको, मतलब यूनियन से, ये यूनिवर्सल से माइनस करके? बेटा वो क्या करेंगे अभी देखेंगे, अभी आप उसको रखिए ना, बस वैसे ही लिखिए ना, है ना, क्वेश्चन में देखेंगे, है ऐसा ना। लिख लिया। हाँ पहले उसको लिख लो ना, बताएंगे। यूनिवर्सल से माइनस करके ऑब्वियस सी बात है, ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, यू माइनस ए हो जाएगा, है ना, यू माइनस ए हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। ये हो गया। यस सर। लिख लिया। लिख लिया सर। ओके चलिए। चलो फिर प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। पहला प्रॉपर्टी, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए हो, है ना, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ए हो जाएगा, यानी कि ऐसे भी कह सकते हो इसको, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। समझा। अब एक ही नोटेशन, डैश वाला नोटेशन चलो यूज करते हैं, है ना, ये भी यूज कर सकते हो, ये भी यूज कर सकते हो। देखो ये चीज है। दूसरा प्रॉपर्टी, यूनिवर्सल सेट का अगर कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो यू, कोई भी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता था बेटा, कॉम्प्लीमेंट होता था यू पाई हो माइनस, जाएगा, हाँ पाई हो पाई हो जाएगा। जाएगा। तो यू का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा यू माइनस यू, मतलब यू में से वो सारे एलिमेंट हटा देंगे जो यू में है, तो कुछ बचेगा ही नहीं। एम्प्टी हो जाएगा। हाँ एम्प्टी हो जाएगा, फाई हो जाएगा, वाइड सेट नल सेट हो जाएगा, है ना। थर्ड नंबर, है ना बेटा, फाई कॉम्प्लीमेंट, कुछ नहीं का यूनियन, कॉम्प्लीमेंट सब कुछ, यूनियन कुछ वो नहीं का यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल हो जाएगा, कुछ नहीं का कॉम्प्लीमेंट सब कुछ, सब कुछ मतलब यूनियन सेट, है ना, यूनियन सेट, ये हो गया। उसके बाद बाकी तो आप देख ही चुके हैं, है ना, फोर्थ नंबर पे ये तो देख ही चुके हैं कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ये होगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सर फाई वाला एक बार बताइए तो, थर्ड नंबर। बता रहे, एक सेकंड ये भी लिख दे, इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। देखो थर्ड नंबर देखो, फाई का मतलब क्या हुआ, कुछ भी नहीं है, तो बेटा फाई का कॉम्प्लीमेंट फॉर्मूले से भी देखो, u माइनस फाइव हो जाएगा, फॉर्मूले से फाई का कॉम्प्लीमेंट Yes, हो जाएगा बेटा u माइनस फाइव। अब ये बताओ कि u में से हाँ। अगर हमने फाई को माइनस किया, u में से अगर हमने फाई को माइनस किया, इसका क्या मतलब हो गया कि मतलब हमने कुछ भी नहीं हटाया, तो बचेगा क्या, u बचेगा, बचेगा ना। ओह अच्छा, हाँ सर। सीधा सा है ना। कॉम्प्लीमेंट मतलब हमें यूनियन में से उसको हटा देना है, तो यूनियन में से फाई को हटाएंगे तो क्या बचेगा, यू ही बच जाएगा, यूनियन बच जाएगा, है ना, ये चीज है। चलो यहां तक हो गया। बोलो, ये हो गया बेटा। हाँ लिख लो, फिर वेन डायग्राम में दिखाता हूं और फिर एक दो क्वेश्चन बताऊंगा मैं। कल आपका खत्म हो जाएगा सेट थ्योरी, फिर मैं क्वेश्चंस वगैरह भेजूंगा, वो करना आप लोग। एनसीईआरटी तो कल तक खत्म कर दो। हाँ एनसीईआरटी खत्म कर लेते हैं। हाँ कल तक खत्म कर दो, है ना, कल क्लास के बाद खत्म कर दो।
है ना। और फिर मैं कल क्वेश्चंस भेजूंगा आप लोगों को। मंडे के क्लास में और भी कंपटीशन वाले क्वेश्चंस करा देंगे सेट के, है ना। डी मॉर्गन थ्योरम और वेन डायग्राम, यही दो मेन चीज है आपका सेट में। यहां तक हो गया, बताइए। यस नोट सर। किया बेटा? यस सर। ये कर लिया आपने। अब वेन डायग्राम के थ्रू देखो, इन दोनों को डायग्राम के थ्रू देखते हैं, फोर्थ और फिफ्थ को। तो फोर्थ नंबर के लिए देखो वेन डायग्राम। मेरा बच्चा ये देखो, आप लोग ध्यान देना, ये रहा आपको सेट ए, ये रहा। ये बताओ ए यूनियन बी क्या होता है? बोलो बोलो मेरा बेटा, ए यूनियन बी क्या होगा? ए और बी दोनों का सम। हाँ, ए और बी दोनों हो जाएगा, मतलब दोनों का जो कॉमन पार्ट है वो हो जाएगा। मतलब दोनों, सॉरी कॉमन बोल दिया, दोनों को और कॉमन पार्ट दोनों को मिला करके, है ना। जो इंटायर रीजन आ रहा है वो हो जाएगा, ये वाला पार्ट हो जाएगा ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट की बात हो रही है। तो उनको छोड़ के सब। हाँ, तो यानी कि यूनियन को छोड़ करके बाकी सारा, यानी कि कॉम्प्लीमेंट वाला जो रीजन हो जाएगा, दैट इज दिस रीजन। वेयर इज माय मार्कर, ब्लैक मार्कर? या सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग, दिस वन इज रिप्रेजेंटिंग। इसको मैं रब कर देता हूं, इसको सेट करने की जरूरत नहीं है, तो ये मैं रब कर देता हूं, है ना। ऐसे रब कर दीजिए तो आपको क्या दिखेगा? ये यूं दिखेगा, यूं दिखेगा। गॉट दिस पॉइंट? लाइक दिस, ठीक है बेटे, ऐसे दिखेगा। तो यानी कि इसको छोड़ करके, ए यूनियन बी को छोड़ करके बाकी जो भी पोर्शन है आएगा। कॉम्प्लीमेंट हो गया ना सर? हाँ, कॉम्प्लीमेंट हो गया। ये ए यूनियन बी है, बीच वाला पोर्शन ए यूनियन बी है, जो अनसेडेड पोर्शन है, उसका कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या हो गया? आप यूनियन से घटा देंगे। ए यूनियन बी को छोड़ के। ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है, बिल्कुल सही बात, यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। सो दैट यू विल बी गेटिंग दिस पोर्शन, है ना, ये चीज। अब इसको देखते हैं, देखो माइक बंद कर लेना बेटा। हाँ, ये एलएचएस हो गया। अब आरएचएस देखो, एक मैं बता दूंगा, अगला आप खुद भी कर सकते हैं, तो इसको ध्यान दीजिएगा। ये हो गया सेट ए और ये हो गया सेट बी। तो सेट ए में आपको क्या लेना, यहां पर क्या कह रहा है? ये ए हो गया, ये वाला सेट हो गया ए, और ये हो गया बी सेट। अब यहां कह रहा है ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए को नहीं लेना है, बाकी सब लेना है। ध्यान से देखना, ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, मैं थोड़ा बोल्ड, ए को छोड़ के सब आ जाएगा, ये आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट। सर ए कॉम्प्लीमेंट ये आ जाएगा। और उसके बाद कह रहा है ए कॉम्प्लीमेंट में मतलब ए नहीं आया ना, ए नहीं आया,
है ना। उसके बाद कह रहा बी कॉम्प्लीमेंट, तो बी कॉम्प्लीमेंट में कौन नहीं आएगा, है ना। मैं साइड से बना बी देता को हूँ, छोड़ देखो के सर। बी को ये अलग से बना दो, एक ही में करेंगे तो गंदा हो जाएगा। ए, तो बी को छोड़कर पूरा आ जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट। कॉमन वाला पार्ट किसी में नहीं आएगा, ये आ गया बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी को छोड़ के पूरा, यानी कि ये भी नहीं आएगा, इसको ऐसे मिटा दो, है ना, डैट्स कर दो, डॉटेड, यहां पर इसको डॉटेड कर दो, ये नहीं आ रहा है ना, ये वाला ये नहीं आ रहा है, तो ये चीज हो गया। तो ये हो गया, दिस इज रिप्रेजेंटिंग, दिस वन इज रिप्रेजेंटिंग ए कॉम्प्लीमेंट एंड दिस वन इज रिप्रेजेंटिंग बी कॉम्प्लीमेंट। अब जरा ध्यान से देखो दोनों का कॉमन पार्ट क्या है ना। कॉमन पार्ट क्या है, इसमें ए नहीं है, हमें क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है, हमें इंटरसेक्शन लेना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो यहाँ पे ए है, बताओ, ए नहीं ना है, नहीं है सर। तो इसके इंटरसेक्शन में एक एलिमेंट नहीं आएंगे, नहीं ना आएंगे, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन में एक एलिमेंट नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पे ए इंक्लूडेड नहीं है। समझा ये बात? यस सर। उस तरह से यहां देखो, बी कॉम्प्लीमेंट नहीं ठीक है, है, कंपनी आएंगे। तो बी के एलिमेंट नहीं आएंगे, यानी कि यहां से आप देख रहे हैं तो ए के एलिमेंट नहीं आएंगे और यहां से बी के एलिमेंट नहीं आएंगे। इंटरसेक्शन है ना मेरा बेटा, तो इंटरसेक्शन है, तो इंटरसेक्शन में ना ए के, अब ए कॉम्प्लीमेंट में जो नहीं है वो नहीं आएगा, और बी कॉम्प्लीमेंट में, ए कॉम्प्लीमेंट में कौन नहीं है, ए कॉम्प्लीमेंट में ए ए नहीं, कॉम्प्लीमेंट में ए नहीं है, और बी बी कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट में में नहीं है, बी नहीं है। यानी कि जो ए में नहीं है वो भी नहीं आएगा, जो बी में नहीं है वो भी नहीं आएगा, सिर्फ वो आएगा जो ए और बी दोनों में, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट में कॉमन है। तो ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट दोनों में कॉमन कौन सा पार्ट हो गया, सिर्फ बाहर वाला पार्ट हो गया, तो बाहर बाहर वाला पार्ट रेक्टेंगल जो वाला होगा, पार्ट। बस ये रेक्टेंगल का जो हो जाएगा, है ना, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा, तो दिख रहा है। सो दिस पार्ट आंसर, यानी कि ये वाला पार्ट नहीं होगा। ये वाला पार्ट कहां से हट गया, यहां से हट गया, क्योंकि एक एक ए में नहीं आएगा, जो भी एलिमेंट है नहीं आएगा, तो यानी कि आप देख रहे हैं कि यहाँ यहाँ दोनों सेम चीज है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर दिया आपको, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इज दैट क्लियर? बताइए, देखिए, ठीक है। तो इस तरह से वेन डायग्राम है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा और थोड़ा डायग्राम को ध्यान से देखना पड़ेगा केयरफुली, तो जाकर के आपको चीजें समझ में आएंगी ना। बट नाउ यू हैव द मैथमेटिकल टूल आल्सो, डी मॉर्गन थ्योरम, यू कैन यूज दैट थ्योरम in order to solve the problems। तो ये चीज है। तो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, एक दो क्वेश्चंस मैं अभी देता हूं जो कि आप कर सकते हैं, है ना, आगे भी बहुत अच्छा इसमें ट्राई करना, सोचना। सर इंटरसेक्शन में तो हम लोग कॉमन पार्ट लेंगे और सबको सेट कर देंगे। हाँ, इंटरसेक्शन में कॉमन पार्ट लेंगे, तो यहाँ पर कॉमन पार्ट क्या आएगा, जैसे यहाँ पे बी नहीं था और यहाँ पर ए नहीं था, तो ए का एलिमेंट अगर यहाँ नहीं आ रहा है तो ए का कोई भी एलिमेंट कॉमन पार्ट में नहीं आएगा। अब बी का कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा है तो बी का भी एलिमेंट कॉमन पार्ट में नहीं आएगा। हाँ सर, तो कॉमन नहीं पार्ट आएगा। बचेगा कौन, जो ना ए में है ना बी में है, या बच क्या जाएगा, यही बाहर वाला पार्ट बच जाएगा, है ना, यानी कि ये भी सेम चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। So this is, you can prove the De Morgan theorem by using the Venn diagram। चलो, नोट कर लिया? बताओ बेटा। डायग्राम बनाया। हाँ, बना लो डायग्राम, वेन डायग्राम इंपॉर्टेंट है।
हो गया बच्चों? हो गया बेटा? सर ये लेफ्ट साइड वाला एक मिनट। हाँ कर लो। सीधा हो गया बेटे? यस सर। सर एक मिनट सर, बस डायग्राम बना रहा हूं। सर अभी क्वेश्चन दीजिएगा। हाँ एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन। हाँ। देखो वर्ड में फंसाता है, सोचो। बाकी सब क्वेश्चन आप लोग कर लोगे, एक दो थोड़ा सा फंसाएगा आपको, वो मैं कराना चाहता सर हूँ। हाँ बोलो बेटा। सर आपने एनसीईआरटी का सारा करवा दिया? नहीं एक चैप्टर मेन वाला चैप्टर बचा है ना? वो एक्सरसाइज रहती है अभी? हाँ एक 1.6 रह जाएगा, है ना? समझा? हाँ बेटा कल ये खत्म हो जाएगा। एनसीईआरटी का एक एक्सरसाइज है और उसी पे सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस वगैरह आएंगे, है ना? मतलब जो एक वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं, जो रियल लाइफ क्वेश्चंस होते हैं, आप देखेंगे इन सभी सेट का क्या इम्प्लीमेंटेशन है ना डे टू डे लाइफ में, वो आपको दिखेगा अगले क्लास में। ठीक है? हाँ इधर पढ़ा था आगे। पढ़ा था ना? बिल्कुल अच्छी बात है। तो कर लिया है एक्सरसाइज? यस लोग सर, खुद भी पढ़ के समझोगे, करना चाहो तो करो, हो गया है ना? जहां तक बने अच्छी बात है, नहीं तो फिर मैं कराऊंगा। और पार्टी में ज्यादा कुछ नहीं, कल थ्योरी कुछ भी नहीं है ना? वो तो मैं चाहूँ तो अभी 5 मिनट उसका बता भी दूं, लेकिन अब कल करेंगे, एक दो क्वेश्चन कर लो फॉर्मूला बस। है उसमें। हाँ फॉर्मूला है, तो वो फॉर्मूला याद रखना होगा और समझ भी सकते हैं। फॉर्मूला कोई बड़ी चीज नहीं है, आसानी से समझ जाओगे वेन डायग्राम के हेल्प से, और इन सब चीजों से इजिली समझ जाओगे, है ना? उसके फॉर्मूले याद करके क्वेश्चन करना मेन है। एंड वी विल सी सम डिफिकल्ट क्वेश्चंस आल्सो बेस्ड ऑन सेट टुमारो। एनसीईआरटी वाले तो मिनट में, उसके बाद आपको और क्वेश्चंस कल कराऊंगा। तो एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी के
में आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सरसाइज 1.5 का। ओके, तो ये आप देखो अच्छा क्वेश्चन है। यू आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, द सेट ऑफ ट्राइंगल्स इन अ प्लेन। प्लेन मीन सरफेस, जैसे बोर्ड हो गया, तो बोर्ड में हमने हर तरह के पॉसिबल ट्राइंगल, ऑल पॉसिबल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन, है ना। जितने भी तरह के ट्राइंगल बन सकते हैं वो सब का सेट रिप्रेजेंट कर रहा है ना। ये बताओ फाइनाइट सेट होगा या इनफाइनाइट सेट होगा? बताओ बेटा। इनफाइनाइट होगा। इनफाइनाइट हो जाएगा। है ना। तो ट्राइंगल तो बहुत तरह से, हम एंगल को थोड़े थोड़े 0.1 डिग्री से भी चेंज करते जाएंगे, कुछ भी एंगल से थोड़ा साइड चेंज करते जाएंगे, साइड भी कुछ भी ले सकते हैं, तो इनफाइनाइट ट्राइंगल्स हो सकते हैं ना? वो चीज है। तो इनफाइनाइट ट्राइंगल्स आर पॉसिबल। तो इनफाइनाइट सेट हो गया, ये फाइनाइट सेट नहीं है। इफ, अब यहाँ पे जो कह रहा है वो सुनो। इफ ए रिप्रेजेंट, इफ यू तो यूनिवर्सल हो गया, इफ ए इज द सेट ऑफ all triangles, all triangles with at least, ध्यान पढ़ना, with at least, इस स्टेटमेंट पे ध्यान दीजिए, with at least one angle different from with at least one angle different from 60 degree. What is a complement? 60 डिग्री वाला ट्राइंगल सब है इक्विलेटरल ना। एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम, यानी कि अगर ए उनको रिप्रेजेंट करा जिसमें कम से कम एक एंगल 60 डिग्री नहीं है ना। तो जिसका एक एंगल भी 60 डिग्री होगा वो आ जाएगा, है ना। एक भी एंगल 60 डिग्री नहीं होगा वो भी आ जाएगा, भी आ जाएगा, ये भी ट्राइंगल आ जाएगा ना। एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम, एटलीस्ट वन, ट्राइंगल में कितने होते हैं? 3 एंगल होते हैं। एटलीस्ट वन का मतलब है कम से कम एक एंगल 60 ना हो, कम से कम एक एंगल 60 ना हो। तो 2 एंगल 60 नहीं होगा तब भी सेटिस्फाई करेगा, 3 एंगल 60 नहीं होगा तब भी सेटिस्फाई करेगा। तो ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ए रिप्रेजेंट कर रहा है हर एक उस ट्राइंगल को जिसके एक भी एंगल 60 डिग्री ना हो, या जिसके एक एंगल 60 डिग्री हो, या जिसके 2 एंगल 60 डिग्री। कह रहा एटलीस्ट वन एंगल इज नॉट 60 डिग्री, 3 एंगल 60 डिग्री नहीं हो सकते हैं, है ना। तो ए इज रिप्रेजेंटिंग द ऑल दोस ट्राइंगल, है ना, हुज ऑल एंगल्स आर नॉट डिग्री। समझ रहे हैं? ये बात समझ में आया? देखो वर्ड का अब खेल है, सबको ही सुनो। ये जो कह रहा है, ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है? ए क्या हो गया? ए हो गया ऐसे x such that x is a triangle, है ना। अगर मैं इसको लिखूं आपको सेट बिल्डर फॉर्म में, x such that x is a triangle with at least one angle not equal to 60 degree, with at least one angle not equal to 60, है ना। x such that x is a triangle with at least one angle not equal to 60 degree. तो at least one angle not equal to 60 degree, यानी कि इसमें कौन कौन से आ जाएंगे? at least, है ना। मैंने कहा कि बेटा at least one का रहे हो, पहले ये बताओ। कम से कम एक, कम से कम एक, उससे ज्यादा भी हो सकता है। 60 ना हो तो एक एंगल उससे ज्यादा भी हो सकता है ना हो, यानी कि ऐसे सारे ट्रायंगल आ जाएंगे जिसके एक एंगल 60 ना हो, जिसके 2 एंगल 60 ना हो, या जिसके तीनों एंगल 60 ना हो। तो बचा, हाँ हाँ आगे बोल।
हाँ बोलो बेटा, बोलो। हेलो। उसका नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा, हाँ देव। चलो आएगा तो उसको बता देंगे, तब तक सुनो यहाँ। यानी कि जिसके तीनों एंगल नहीं है वो भी आ जाएगा, जिसके 60 नहीं है ना, वो भी आ जाएगा। दो एंगल 60 मतलब दो एंगल 60 होने, तीसरा तो 60 आएगा ना बेटा, तो दो एंगल 60 वाला नहीं होगा था कोई, ठीक है ना। तो यानी कि एक एंगल 60 होगा चलेगा, ओके। एक एंगल 60 होगा, मान लो ये एंगल 60 डिग्री हो गया है, अब बाकी दो एंगल 60 नहीं है, ऐसे हैं। ये कुछ और हो गया, मान लो ये 70 डिग्री हो गया और ये 50 डिग्री हो गया, ऐसे हो सकता है, कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। अच्छा, ऐसा आएगा कोई जिसके दो एंगल 60 हो? बोलो। नो सर, वो तो दो एंगल वो भी 60 तीसरा, डिग्री हो जाएगा। तीसरा भी 60 हो जाएगा, है ना। तो ट्राइंगल में Yes, यदि sir. दो एंगल 60 हो जाएंगे तो तीसरा भी 60 हो जाएगा। यानी कि हर एक वो ट्राइंगल आएगा जिसका एक एंगल 60 है, बाकी दो 60 नहीं, एक भी एंगल 60 ना हो, वो आ गया। यानी कि इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं, इसी वर्ड को सिर्फ घुमाया, एक्स सच दैट नॉट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, नॉट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। और ए नॉट हो जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। हाँ, यानी कि ए क्या हो गया, ए क्या हो गया, एक्स सच दैट एक्स इज नॉट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, यानी कि एक्स इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं होना चाहिए। देव, अच्छा देव गायब ही हो गया। सुजैल, आपको क्लियर है ये बात? सर अभी देख रहा हूँ। हाँ देखिए बेटा, ज्योमेट्री मैंने बोला था, ज्योमेट्री रोज रिवाइज करना है, नहीं तो दिमाग में नहीं जाएगा, बहुत कुछ आगे फंसेगा, याद रखिए, है ना। ज्योमेट्री में इतना ज्यादा कमांड होना चाहिए कि आपको ऑल ओवर वर्ल्ड कोई ना हरा सके ज्योमेट्री में, जान लीजिए, ठीक है। ओके, यहां आओगे तो मैं कुछ ज्योमेट्री कराऊंगा, वैसे भी केबी प्राइम में भी ज्योमेट्री आता है, सो आई विल गिव यू सम प्रॉब्लम्स एंड उसके बाद उस पर प्रैक्टिस करवाऊंगा। लेकिन आप बैठे मत रहिए, घर पे ज्योमेट्री करिए, 8, 9, 10 की किताब उठा करके ज्योमेट्री तो पूरा सॉल्व कर जाइए, एक एक क्वेश्चन, है ना, कर जाइए। भी टाइम अगर बच रहा है आपके पास पढ़ाई में तो उसको ज्योमेट्री पे दो, समझा। तो यहां क्या कह रहा है, एक्स इज अ ट्राइंगल विथ एटलीस्ट वन एंगल नॉट इक्वल टू 60 डिग्री, तो वन एंगल नॉट इक्वल टू 60 डिग्री, है ना। तो बताओ इक्विलेटरल ट्राइंगल इसमें जिसके तीनों एंगल 60 डिग्री है वो आएगा? यस सर, आएगा सर। आएगा ये में कैसे? यहाँ तो बेटा यहाँ कह रहा है एटलीस्ट वन एंगल नॉट इक्वल टू नहीं है, अच्छा वो बोल रहा नॉट सर, नहीं इक्वल आएगा टू, उसमें। इसमें बताओ कौन सा हाँ, एंगल 60 नहीं है? नहीं आएगा सर, वो एक लिटल नहीं आएगा। ये कौन सा एंगल 60 डिग्री कह रहा है कि कम से कम एक एंगल 60 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ कौन सा वो एंगल तीनों है ही है। जो 60 नहीं है? सर वो सब ए डैश 60 कह है रहा सर। था। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ए की, तो यहाँ पर ये ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल ए में नहीं आएगा, है ना, हाँ सर, नहीं आएगा। समझा। और अगर आप कहोगे कि दो एंगल हो जाए, अगर आप कहोगे ठीक है दो एंगल सिर्फ 60 हो जाए, तीसरा तो बताओ ऑब्वियसली तीसरा 60 एंगल होगा। क्या होगा? अगर दो ऑब्वियसली 60 हो 60 सर, जाएगा, सम ऑफ हाँ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल बस 60 एरिया। होता है। हाँ, अगर दो 60 होगा तो तीसरा को 60 होना ही पड़ेगा। यस सर, हाँ, ऑब्वियस। अब कह रहा है एटलीस्ट वन एंगल नॉट इक्वल टू 60 डिग्री, है ना। तो मैं अगर एक एंगल ऐसे, दो तो 60 हो ही नहीं सकता, है ना। तो यहां पर पॉसिबल है कि दो एंगल ऐसे होंगे जो कि 60 नहीं होंगे। ये बात समझ में आया सुजल? बोलो। यस सर। हाँ, तो यानी कि इसमें और ऐसे भी हो सकते हैं ट्रायंगल जिसके एक भी एंगल 60 ना हो, जैसे ये ट्रायंगल हो गया, कोई 60 नहीं है, वो किस में आ जाएगा? कह रहा है एटलीस्ट वन एंगल 60 नहीं होना चाहिए, सारे नहीं हुए तो ठीक है। आपने अगर मुझे कहा कि सर मुझे कम से कम टी शर्ट जरूर खरीद दोगे, बाजार ले जाओगे तो, है ना, तभी मैं बाजार जाऊंगा आपके साथ, कम से कम एक। अच्छा, मैं 4 टी शर्ट खरीद दूंगा तो नहीं चलोगे क्या?
बोलो। चलेंगे सर। बिल्कुल चलोगे, है ना। ये तो नहीं है एटलीस्ट का मतलब है कम से कम एक, तब भी चलोगे, है ना। वही चीज है बेटा। तो यहाँ देखो कि यही कह रहा है कि इसका मतलब बेसिकली क्या हो गया कि इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं होगा। एक्स इज नॉट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये मतलब निकला। तो देख रहे हो वर्ड प्रॉब्लम ज्यादा खतरनाक होता है ना, उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। तो नॉट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट आएगा x such that x is an equilateral triangle, therefore a complement will be equal to x is representing an equilateral triangle या x is an equilateral triangle। यानी कि यहाँ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज रिप्रेजेंटिंग ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल। समझा बेटा। तो चलो Yes, आगे sir. करते हैं, कल हम लोग आगे देखेंगे Sir. इसके। हाँ बोलो। एक क्वेश्चन है सर, समझा दीजिए ना। बोलिए। सर एक बार आप लिखिए, मतलब एक ट्रायंगल है व्हिच बेस इज 4 सेंटीमीटर, एक मिनट, हाँ बोलो। एक ट्रायंगल जिसका बेस 4 सेंटीमीटर है। बेस 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। और सर क्या पेरीमीटर 15 बेस हो गया, सेंटीमीटर है। एक करके बोलो, नहीं तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा क्वेश्चन में। सर सेम ही चीज बोल। मतलब उसका बेस 4 सेंटीमीटर है और पूरा टोटल जो पेरीमीटर होता है ना ट्रायंगल का, वो 15 सेंटीमीटर है। टोटल पेरीमीटर 15 सेंटीमीटर है, मतलब ए प्लस बी प्लस सी जो हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। हाँ बोलो। तुम लोग को बोला है कंस्ट्रक्ट करना ट्रायंगल, वो कर सकते हैं क्या? नहीं ऐसे को नहीं करेंगे, और इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। इनकम्प्लीट ऐसे बहुत से ट्रायंगल बन जाएंगे। इनकम्प्लीट यानी है कि ना सर? हाँ, और यानी कि आपका ए प्लस सी क्या हो गया, 15 माइनस बी, 15 माइनस 4 बी हो गया ना, तो यानी कि 11 हो गया, 11 हो गया ना। तो 11 में तो बहुत सारा बन सकता है ना बेटा। 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। अलग अलग मेजरमेंट लेकर आराम से। हाँ हाँ। ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है जानो। ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है सम ऑफ द टू साइड्स शुड बी ग्रेटर देन, थर्ड साइड। यानी कि a प्लस बी शुड बी ग्रेटर देन सी, बी प्लस सी शुड बी ग्रेटर देन ए, एंड सी प्लस ए शुड बी ग्रेटर देन बी। सब पाइथागोरस है ना। तो किसी भी दो साइड का सम से बड़ा होना चाहिए। तो एक 4 दिया है, दो का सम 11 है, तो इन दोनों को हम कैसे तोड़े। हम ऐसे नहीं कर सकते, 1 प्लस 10 नहीं कर सकते। अगर 1 प्लस 10 करेंगे तो 4 प्लस 1 जो होगा वो 10 से बड़ा नहीं होगा, है ना। यानी कि हमें क्या होना चाहिए, 11 को हमें ऐसे तोड़ेंगे कि यहाँ पे बराबर उससे बड़ा जरूर हो जाए, है ना। टोटल 15 था, तो 15 है तो 7.5 से तो बड़ा ही होगा कोई भी साइड, है ना। बी और सी तीनों की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 7.5 सेंटीमीटर, कम से कम इतने से बड़ा होना चाहिए। समझ रहे हो? यस सर। है ना, मतलब आइडर ऑफ कोई एक जरूर होना चाहिए, एक जरूर हो जो कि इतना 7.5 से बड़ा होगा, नहीं होगा है ना, सर। सॉरी लेस होगा। देख लेते हैं क्या है, एक मिनट चेक कर लेते हैं, मैं गड़बड़ कर रहा हूं क्या। एक सेकंड, 11 है ना, मतलब कंडीशन हमें क्या लगाना है यहाँ पर, ए प्लस सी हमारा 11 हो गया, ए प्लस सी 11 हो गया, ठीक है। 7.5 अगर हम 11 हो गया, तो 11 हो गया, तो 11 हो गया। अगर मैं यहाँ पे मान लो 3 ले लेता हूं तो 8 हो जाएगा। हाँ मतलब दो का सम, एक नहीं कोई भी, यानी कि ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए, ये होना चाहिए। शुड बी ग्रेटर देन 7.5, शुड बी ग्रेटर देन 7.5, शुड बी ग्रेटर देन 7.5, यानी कि किसी भी दो साइड का सम शुड बी ग्रेटर देन 7.5 आना चाहिए। ये 7.5 कहाँ से है? टोटल कितना है बेटा, 15 है ना 15/2। बेटा। ए प्लस बी प्लस सी 15 है ना। हाँ सर। अच्छा तुम ए प्लस बी को 7 ले लो, ए प्लस बी को ले लो 7, तो सी क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा ना। यस सर। हो सकता है? नहीं सर, ए प्लस बी शुड बी ग्रेटर देन सी।
ए प्लस बी शुड बी ग्रेटर देन सी होना चाहिए। यस सर, नहीं बस सेटिस्फाई। यानी कि अगर ये कम से कम 7.5 से बड़ा हो जाए, मान लो 7.6 हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा 7.4, समझा? यस सर, समझ गया। या फिर ये 7.51 हो जाए तो ये क्या हो जाएगा 7.49 हो जाएगा, समझा? ए हाँ प्लस सर। बी शुड बी ग्रेटर देन, ए प्लस बी शुड बी ग्रेटर देन सी होने के लिए आपको ए प्लस बी या बी प्लस सी और सी प्लस ए को 7.5 से बड़ा तो होना पड़ेगा, हाँ % से बड़ा तो होना पड़ेगा ना। यस सर, समझ। मतलब आप ये कह सकते हो कि ए प्लस बी हो या बी प्लस सी हो या सी प्लस ए हो, ये तीनों के लिए क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, कम से कम इससे तो बड़ा होना चाहिए, हाफ ऑफ द पेरीमीटर से तो बड़ा होना ही चाहिए ना, समझा? हाँ सर। यानी कि आप जो अगर एक 4 सेंटीमीटर है तो अगला जो है एक सबसे छोटा साइड 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर से छोटा ले सकते हैं, समझा? 3.5 सेंटीमीटर से छोटा नहीं ले सकते हैं, और किससे बड़ा नहीं ले सकते हैं, बड़ा तो कुछ भी ले सकते हैं, है ना? नहीं, बहुत बड़ा तो नहीं ले लेंगे, 7.5 से बड़ा ले पाएंगे? कंस्ट्रक्ट करने के लिए और इन्फॉर्मेशन चाहिए? हाँ, नहीं, वही बात कह रहा हूँ, 7.5 से बड़ा भी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 7.5 से बड़ा ले लेंगे, मान लो मैंने सी को 8 ले लिया तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा, है ना? एक तो ये आ गया और ये आ जाएगा, ए शुड बी लेस देन 7.5, बी शुड बी लेस देन 7.5 एंड सी शुड बी लेस देन 7.5। यानी कि किसी भी दो साइड का सम, देखो किसी भी दो साइड का सम 7.5 से बड़ा चाहिए और किसी भी साइड का लेंथ 7.5 हाँ सर, छोटा होना चाहिए, है ना? क्योंकि अगर जैसे आप सी को 8 ले लेंगे, अगर सी को 8 ले लेंगे तो आप ए प्लस बी 7 ही आएगा, है ना? तो नहीं हो पाएगा, है ना? तो ईच साइड शुड बी लेस देन 7.5 एंड द सम ऑफ टू साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन 7.5, देन ओनली ट्राइंगल बनेगा। तो कितनी पॉसिबिलिटी बन सकती है, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी बन सकती है, बन सकती है, यस है ना बेटा? नहीं बन सकती। आप एक जैसे ये 4 दिया है, दूसरा आप 4 ले लो तो कितना हो गया 8 है, और एक बच जाएगा कितना 7 का साइड हो जाएगा। हाँ यदि क्वेश्चन में दे देगा ना कि इंटीग्रल वैल्यू ही होनी चाहिए या नेचुरल वैल्यू ही होनी चाहिए, बेटा इंटीग्रल भी देगा तब भी बहुत सी पॉसिबिलिटी है ना। जो इन्होंने क्वेश्चन में क्या दिया है, इन्होंने दिया कि बेस 4 सेंटीमीटर है और टोटल पेरीमीटर 15 सेंटीमीटर है, तब भी बहुत कुछ हो सकता है ना पॉसिबिलिटी। कुछ पॉसिबिलिटी तो हो सकते हैं ना, इनफाइनाइट ना सही लेकिन कुछ तो हो सकते हैं, है ना? जैसे देखो ये हो सकता है ना, अगर इंटीग्रल, ऐसा सुजल ने कहा कि अगर इंटीग्रल वैल्यू देखें तो आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं लेकिन कुछ सेट ऑफ ट्राइंगल्स हो जाएंगे, है ना? समझ, बताओ, बोलो जल्दी बोलो। हाँ सर, है ना? जैसे एक 4 हो गया तो अब इंटीग्रल में क्या क्या हो जाएगा, देखो प्लस बी, ए प्लस बी क्या आ रहा है, ए प्लस बी 11 आ रहा है ना, A1 B10 A2 देखते जाओ, पॉसिबल कौन है वो बाद में देखेंगे, B9 9 A3 B7 8 A4 B7, है ना? ये सब पॉसिबल, यहां तक तो कोई पॉसिबल ही नहीं है ना? क्योंकि कोई भी साइड आपका 8 से बड़ा नहीं, 7 से 7.5 से बड़ा नहीं हो सकता था, तो ये सब तो पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल बनेगा। फिर A5 B6 ये पॉसिबल बनेगा, है ना? A6 B5, तो ये तो बात बराबर ही हो गया, एक ही जैसा ट्रायंगल हो गया। सर डेसिमल में भी ले सकते हैं? हाँ बेटा, अभी सुजल ने बोला हम इंटीग्रल ले रहे हैं डेसिमल में तो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी हो जाएगी ना। हाँ यस। इंटीग्रल में 2 पॉसिबिलिटी होगी, एक ये हो जाएगा एक ये हो जाएगा, है ना? ए और बी तो किसी का भी नाम दे सकते हैं ना। हाँ। में 2 ट्रायंगल बनेगा, यानी कि एक बनेगा साइड 4 4 7 और एक बनेगा 4 5 6, ये 2 ट्रायंगल पॉसिबल है। एक ऐसा ट्रायंगल जिसके साइड ये हो एक ये हो, तो 2 ट्रायंगल पॉसिबल है। अगर आप ये रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि इंटीग्रल पॉसिबल है, तब फिर आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं
लेकिन वहां पे सिर्फ 2 ट्राइंगल पॉसिबल है, यूनिक ट्राइंगल तब भी नहीं है। समझा? सुजल हाँ, क्लियर समझ गए है? सर। सुजल? सर हाँ, तो क्वेश्चन ये नहीं कहेगा, क्वेश्चन फिर ये नहीं कह रहा होगा कि फाइंड ड्रॉ द ट्राइंगल, फिर कहेगा ऑल ट्राइंगल्स, ड्रॉ ऑल ट्राइंगल्स whose base is equal to 4 and the sum of the side is equal to 15 and all the sides are having integral value। समझा? बोलो। यस सर। All the sides have integral value, then how many triangles you can construct? 1 and 2 triangle। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि आप 2 ऐसे ट्राइंगल, ऑल ट्राइंगल्स बनाइए जिसके साइड्स हो और सम ऑफ द जो टोटल पेरीमीटर 15 हो और बेस क्या हो? 4 हो। ये सबको क्लियर हो गया? बोलो। यस सर। अब बन Yes, जाएगा, sir। लेकिन फिर 2 बनेंगे, एक नहीं बनेगा, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए। ओके सर। हाँ बेटा, तो आज यहीं तक रखते हैं और केमिस्ट्री 11:30 पे शुरू करते हैं। ओके, चलिए।